वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिन का कांगड़ा और चंबा का प्रवास रहा है और कल उन्होंने पत्रकार वार्ता संबोधित करके जो वास्तु स्थिति है, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अंदर है, जो बार बार ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है वहाँ से हमें पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, हमारे हकों को जो है वो दबाया जा रहा है, हमारे हक छीने जा रहे हैं, इसलिए प्रदेश के अंदर जो है वो विकासात्मक गतिविधियां जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। और आज जो है उस वार्ता के बाद कुछ मंत्रियों के बयान आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसका जो 300 करोड़ रुपया देने की बात कही, उसका पैसा आया था लेकिन हमने वापस कर दिया, क्योंकि उस भूमि की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 500 करोड़ है। वे अगर 500 करोड़ है तो अभी तक आपके पास निवेशक क्यों नहीं आए? 2.5 वर्ष होने को हो गए हैं इस सरकार के, और एक ऐसा डिवाइस पार्क जो देश के अंदर सिर्फ 3 प्रदेशों को मिला था, अगर मिलता तो आज की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल टैरिफ वॉर चला हुआ है, उसमें ये जो मेडिकल डिवाइस देश के अंदर बनने थे, इससे हम लोगों को उससे मुकाबला करने का अवसर प्राप्त होना था। अभी तक कितना काम हो चुका होता, लेकिन सरकार जब वो ये गिनना शुरू कर देती है कि मेरी भूमि की कीमत इतनी है, कौन निवेशक आएगा? निवेशक आएगा तो निवेशक को भूमि भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां चाहिए जहां पर वो ये समझे कि उसका निवेश सुरक्षित है। और सिर्फ भूमि से ही आंक लेना कि 500 करोड़ की हमारी भूमि है, आप उससे जुड़ा हुआ रोजगार नहीं देख रहे हैं, आप उससे जुड़ा हुआ ये नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश को आर्थिक लाभ कितना होगा। तो एक संकुचित सोच से वर्तमान प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है। आज 2.5 वर्ष हो गए हैं, मुख्यमंत्री हर 15 अप्रैल 15 अगस्त को ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आबादी कम है। ये तो शुक्र है कि कोई टापू नहीं है प्रदेश के अंदर, नहीं तो वहां पर जाकर के अपनी गारंटियों की घोषणा करते कि मैंने पूरी कर दी। ऐसी जगह जाते हैं जहां आबादी बिल्कुल कम हो और वहाँ पर घोषणा करके आ जाते हैं ये पूरी कर दी, और सदन के अंदर जब जवाब देते हैं तो कहते हैं हमने पूरी गारंटियाँ जितनी कही थी वो सारी पूरी कर दी। तो इस तरह से छल की राजनीति जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता से कर रही है। अभी हाल ही में बस किराया बढ़ाया गया है, न्यूनतम 10 रुपये कर दिया गया। आप जो है राशन के डिपुओं में देखिए किस तरह से राशन के दाम बढ़े हैं। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही। अब आपका मिल्क फेड, जिसने 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये भैंस का दूध खरीदना था, वो भी शराब बेचेगा। वन निगम भी शराब बेचेगा, सारे विभाग शराब बेचेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं सचिवालय के बाहर भी एक ठेका खोल के बैठ जाएं। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जो ये प्रदेश भुगत रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन एक ऐसा विभाग जिससे कि सबसे ज़्यादा आय इस प्रदेश को आती थी, उसका पूरा दिवालिया निकाल के रख दिया इनकी गलत जो नीतियां हैं उसकी वजह से। आज जो है प्रदेश के अंदर जितना ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग इन 2.5 वर्षों में इतनी नोटिफिकेशनें निकली हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनको नगर नियोजन के अंदर ले लिया गया, विभाग का विस्तार किया नहीं गया है। वो सारा का सारा बोझ जो है गाँव के लोगों पर एकदम से डाल दिया गया। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या दिया है, ना इसकी पहले कोई जानकारी दी गई, ना 3 महीने का कोई नोटिस दिया गया, ना सुझाव लिए गए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर पड़ने जा रहा है। सरकार के हालात ऐसे हैं कि ना आप समय पर वेतन दे पाते हैं, ना पेंशन दे पाते हैं। घोषणाएं जो हैं वो कई जगह तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी गई हैं कि पैसा है नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो 30 करोड़ हो नहीं रहा, उसके लिए तो पैसा है नहीं। तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा
जो कल श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने गिनाया कि अलग अलग मदों में जो मिला उसको डाइवर्ट करके पेंशन्स में, सैलरीज में और अलग अलग जगह उसको खर्चा गया है, जो कि बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार उससे पूरा अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या कारण है कि एक मंत्री जो हैं वो निजी अपना हेलीकॉप्टर लेकर के मुख्यमंत्री जी को आनंद फानंद में मिलने चले जाते हैं? उसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि जिस प्रदेश में इतना बड़ा वित्तीय संकट है वहाँ मंत्री जो हैं वो अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर के जो है दूसरे अपने कैबिनेट के कुलीग को मिलने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को मिलने जा रहे हैं। तो सरकार के अंदर खुद ही हालात ठीक नहीं हैं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि शिमला सेक्रेटेरिएट और शिमला ओकोवर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहाँ जहाँ पर इस प्रदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे, सन्नाटा पसरा रहता है। जनता को पता चल गया है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनने वाला रहा नहीं है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए जो है वो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सारे के सारे लोग जो हैं बार बार राजनीतिक जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के बारे में जब पूछा गया तो कहा हमारा अपना अखबार है, उसको हम और भी देंगे, जितना मन चाहेगा और ऐड देंगे। ऐड तो उसको देनी चाहिए जो छपता हो, जिसकी कोई प्रति ही नहीं छपती हो, 2008 के बाद जो बंद पड़ा हो, तो उसको उसकी ऐड कहाँ छप रही है, ये एक सोचने का विषय है। और जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के हालात हैं, जो विमल नेगी जी की मृत्यु का मामला है, अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते थे तो जब आपको उनका शव प्राप्त हुआ तो वो कपड़े फोरेंसिक जांच को क्यों नहीं दिए गए? उसकी तो कोई जांच नहीं हुई, इसीलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। जब वीडियोग्राफी हुई उसके अंदर पेन ड्राइव मिली है, वो पेन ड्राइव भी गुम हो गई। जो लोग शुरू में डीएसपी और बाकी टीम जांच कर रहे थे, ये तो बताया गया कि उनको बदला गया, बदला नहीं गया। वो तो खुद लिख के दे गए कि हमारा पीछा छोड़ो, हम ऐसी जांच के भागी बन ही नहीं सकते जहां पर तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। हमारी तो बार बार ये मांग रहेगी कि इस पूरे मामले की, और साथ में जो पेखुवेला प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, उसमें काम करने वाली जो ये पटेल इंजीनियरिंग है, उसमें किन लोगों के क्रशर लगे हैं। बहुत बड़ा खनन माफिया प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। पहले ही हमीरपुर से ज्ञानचंद जो है वो सीबीआई की हिरासत में जांच चल रही है, लेकिन फिर भी हौसला वर्तमान सरकार का देखिए कि जहां अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, विवश कर दिया है कि लोग जो हैं वो ऐसे कदम उठाने पर आ गए हैं कि या तो नौकरी छोड़ दें या अपने प्राण त्याग दें। तो क्या जो है वो सीमा भ्रष्टाचार की हो गई होगी वर्तमान सरकार में, और प्रशासनिक पकड़ वर्तमान सरकार की शून्य है। कार्यालयों के अंदर अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो जनता की समस्याओं का निवारण करने में बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। कहीं भी देख लीजिए, धर्मशाला की बात करें तो यहाँ अधिकांश काम जो है, जो पिछले समय की सरकार के समय जिसके लिए धनराशि आई थी, बंद पड़े हैं। तो ये दिलचस्पी सरकार की वर्तमान में है। सिर्फ ऐसी सोच हो गई है कि अपना समय निकालो, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, क्या पता अपने ही लोग कब बाकी के भी छोड़ करके चले जाएं, जो हालात पैदा कर दिए हैं। तो निराशाजनक हालात वर्तमान सरकार ने प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए हैं, और जिसके लिए अगर ये केंद्र की सरकार को बार बार दोषी ठहराएं, वो दोषी ठहराना सही नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में जिस प्रदेश का जो हिस्सा बनता है वो उस प्रदेश को मिलता ही है। और जितना आपदा काल में एक आंकड़ा बना दिया गया कि 12,000 करोड़ हमने कहा था कि हमें दे दो, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर आपको वहाँ से धनराशि नहीं आई तो आपने ये कैसे कह दिया कि हमने सारी व्यवस्था फिर से सुचारू कर दी, जबकि 1750 करोड़ रुपया जो है वो आपको मिला, उसको कहाँ खर्च किया उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये हालात वर्तमान सरकार के हैं। और जिस प्रकार से
माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर आज टिप्पणियां की हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अनुभवी लोग रखने चाहिए प्रशासन के अंदर भी, ऐसे लोग नहीं रखने चाहिए जो अब पार्टी करें निजी और पैसा उसका बिल भेज दें जीएडी को। तो ये तो हालात वर्तमान सरकार के हैं, जिसमें कि अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं। जब उनको पता है कि ऊपर राज करने वाला जो है वो खुद ही चीज़ों में संलिप्त होगा, तो कैसे प्रशासनिक पकड़ बनाएगा, कैसे अनुशासन जो है उसको कायम करेगा प्रदेश के अंदर। मेरा ये मानना है और प्रदेश की जनता से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज तक की सबसे भ्रष्ट और ऐसी सरकार जो बिल्कुल निठल्ली सरकार हो, आज तक के इतिहास में इस प्रदेश ने कभी देखी नहीं है। सर, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की, लंबे समय से जो निर्माण के लिए पैसे देने जब नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे जो धर्मशाला है उनसे कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं होता, जनता से खिलवाड़ नहीं होता? क्योंकि देहरा में जो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ पे क्लासेस जो लगने वाली है, उन धर्मशाला में अब तक नींव का पत्थर नहीं रह पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जो चुनाव हुआ था जिसमें आंग गली गली घूमते रहे, बड़ी उनको उम्मीदें थी, अगर उसका बदला धर्मशाला से लेना चाहते हैं, वो केवल धर्मशाला का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, उसमें पालमपुर साथ में लगता है, नगरोटा साथ में लगता है, कांगड़ा है, शाहपुर है, ये सारा इस तरफ का क्षेत्र जो है इसको उसका लाभ होगा। ये कोई धर्मशाला का मुद्दा नहीं है, सुधीर शर्मा का मुद्दा नहीं है, ये इस तरफ का जितना हमारा क्षेत्र है ये इसकी बात है, इसके अधिकार की हक की बात है कि जो निर्णय लिया गया था कि नॉर्थ कैंपस यहाँ पर बने, तो उसका कार्य जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। बार बार विधानसभा के अंदर भी पूछे जाने पर जो है वो गोलमोल जवाब सरकार देती है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है इसके निर्माण को लेकर के। धर्मशाला स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं उनको किस तरह देखते हैं कि गुणवत्ता के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है ये खुद ही जांच के घेरे में है, जितने भी कार्य हैं, और इसकी जांच समय आने पर होगी। इनमें कोई गुणवत्ता है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं। एक ही वार्ड के अंदर एक एक व्यक्ति 30-30, 35-35 काम कर रहा है और टेंडर हो नहीं रहे, DNITयाँ लगा करके SDO काम बांट रहा है, एक्शन से शक्तियां ले ली गई हैं। ऐसा क्या कारण है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो काम नहीं कर सकता और दबाव बना करके जो है उससे छोटे अधिकारी से जो है आप वर्क ऑर्डर निकाल करके काम दे रहे हैं, उनमें क्या गुणवत्ता आएगी? तो ये धांधली नहीं तो और क्या है? सुधीर जी, धर्मशाला को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, यहाँ अधिकारी नहीं है, ना ADM है, ना क्या बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर है, ना नगर निगम में एक्शन है, ना PWD में एक्शन है, बोर्ड में सेक्रेटरी नहीं है। जो केंद्र की परियोजनाएं धर्मशाला की स्वीकृत हुई थी उस पर काम नहीं हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जमा नहीं हो रहा है। तो लगता नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई एलिगेशन होना चाहिए या खड़े होना चाहिए? देखिए, 5-6 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हमारे जिलाध्यक्ष ने उसकी अभी ये तिथि तय करनी है। न केवल उसमें धर्मशाला, साथ लगते क्षेत्र भी मिल कर के आंदोलन करेंगे। क्षेत्र की अलग जितने क्षेत्र हैं उनकी जनता भी आएगी, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए कि न केवल धर्मशाला बल्कि पूरा कांगड़ा जिला जो है वो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उपेक्षा का शिकार हुआ है। ट्रेजरी की भी बात की कि ट्रेजरी बंद रही, जहाँ प्रदेश में ट्रेजरी हुई थी वहाँ 31 तारीख को प्रदेश की ट्रेजरी बंद थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेजरियाँ तो कब से बंद हैं और 31 को भी बंद ही रही और लोग जो हैं वो इंतज़ार करते रहे, अधिकारी इंतज़ार करते रहे। एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैं प्रमोशन लेकर के इस सरकार के दौरान एक्शन बना था और रिटायर भी इसी सरकार के दौरान हो जाऊंगा। तो मैं अपनी उपलब्धि क्या बताऊंगा कि जब मेरा कार्यकाल था एक विभाग के एक्शन के रूप में तो मैंने क्या किया, और जिसके लिए फ़ोन जाता है उसकी पेमेंट रिलीज होती है और फ़ोन मुख्यमंत्री कार्यालय से जाता है। एक वीडियो सामने आया था, शिक्षा मंत्री बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने कहा कि इतने पैसे की शॉर्टेज है, तो उन्होंने कहा कि ट्रेजरी किसने खोली, फ़ोन करो और बंद कराओ। तो ये तो हालात हैं प्रदेश के अंदर। बड़ी जी, एक गग्गर एयरपोर्ट का मामला है, एयरपोर्ट का विस्तार होना था, वो मामला घर में है। एक आपके ही गांव में हेलीपोर्ट भी बनना था,
उसका सारा पैसा सेंक्शन है वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है, क्या वजह लगती है इसके पीछे? देखिए, जो हेलीपोर्ट है उड़ान योजना के अंतर्गत 13 करोड़ रुपया उसमें केंद्र सरकार से आया है, उसके टेंडर हो गए और उसका काम कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया है। वो सारा पैसा आ चुका है। जहाँ तक गग्गल हवाई अड्डे की बात है, मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा मैं 3000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और एक किस्त जारी कर दी 350 करोड़ की, उसके बाद कोई पैसा है नहीं। हवाई अड्डे का सपना दिखा करके कुछ लोगों को ठग रहे हैं, मुआवजे की बात करके कि हर चीज़ें ही मान ली, उससे वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जो विस्थापित होंगे उनको ठग रहे हैं। सगे किसी के है नहीं, अगली किस्त ना आई है ना आएगी। ये सिर्फ जनता को एक छलावा जो है वो दे दिया गया है कि इसका विस्तारीकरण हम कर देंगे। जब आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कोष में, कहाँ से राहत उनको बांटेंगे? अब लोग वहाँ ना नया निर्माण कर पा रहे हैं कि कल को अधिग्रहण हो जाएगा, ना दूसरी जगह जा पा रहे हैं। तो इन्होंने दोनों तरफ के लोगों को अधर में लटकाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो देहरा के अंदर जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, जू, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुई, अभी उसमें सिर्फ बाउंड्री वॉल लगी है, वो भी पूरी नहीं लगी। तो ये तो परिस्थितियां हैं। तो पूरे का पूरा कुप्रबंधन का शिकार ये वर्तमान सरकार है और ख़ास तौर पर कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला है, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि इसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव जो है वर्तमान सरकार कर रही है विकास के कार्यों के ऊपर। यूनिटी मॉल केंद्र का एक प्रोजेक्ट आया था, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, यूनिटी मॉल प्रस्तावित है। विधानसभा में जो हमने प्रश्न किया था उसके उत्तर में तो यही आया कि टेंडर कर दिया गया है और ढगवार में निर्माण होगा, 100 कनाल भूमि उसके लिए दी गई है। बाद में पता चला कि कचहरी अड्डा में भी नाप नपाई शुरू कर दी गई है। मेरा व्यक्तिगत रूप में मानना है कि शहर को हम जितना डीकंजेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो ये एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका शिमला मनाली जैसा हाल नहीं होना चाहिए। शहर को जितना डीकंजेस्ट करेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप सब कुछ ला करके अंदर ही भर देंगे, गाड़ी कहाँ, पार्किंग की तो जगह नहीं है। आप अभी सड़क जो है इस पे चलना मुश्किल हो गया, उसका ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए।